बीते 24 घंटों में बिहार की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट आया है। जिस ऑपरेशन बिहार की पटकथा बीजेपी ने 2020 में लिखी थी, उसका पहला चरण अब जाके पूरा हुआ है। नीतीश कुमार आने वाले दिनों के अंदर सीएम पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं क्योंकि राज्यसभा के लिए उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है। लेकिन क्या यह उनकी अपनी इच्छा है या बीजेपी की वो बिसात जिसमें सुशासन बाबू को आखिरकार मात मिल ही गई? आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे बीजेपी के उस मोसाद स्टाइल ऑपरेशन को जिसने बिहार की राजनीति में बीजेपी को पहली बार सत्ता के शिखर पर पहुंचने की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। जब यह खबर निकल के बाहर आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो उनके समर्थकों ने और जेडीयू के जो कार्यकर्ताओं थे उन्होंने बवाल काटना शुरू कर दिया। जबरदस्त हंगामा हुआ, वो भावुक भी थे, परेशान भी थे। इसके बाद नीतीश कुमार ने एक पोस्ट लिखी और उन्होंने खुद ने कहा कि वो राज्य और केंद्र के चारों सदनों का हिस्सा बनना चाहते थे। 3 सदनों के वो हिस्सा पहले रह चुके थे और अब उनकी इच्छा है कि वो राज्यसभा भी जाएं, इसलिए वो खुद इस्तीफा देकर राज्यसभा जाना चाहते हैं। लेकिन जानकारों का यह कहना है कि ये केवल एक सम्मानजनक एग्जिट है उनके लिए। 2020 में जब पहली बार जेडीयू बीजेपी की जूनियर पार्टनर बनी थी, तभी बीजेपी ने मन बना लिया था कि अब सत्ता के शिखर पर पहुंचना है। तब नीतीश ने बीजेपी को प्रस्ताव भी दिया था कि आप बड़ी पार्टी हैं, अपना सीएम बना लीजिए। लेकिन बीजेपी जानती थी कि अगर ऐसा किया गया तो नीतीश कुमार सरकार चलने नहीं देंगे, क्योंकि वो किसी और को मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार चलाने दें, ऐसा संभव नहीं है। संख्याबल बीजेपी के साथ में था, लेकिन नीतीश के बिना सरकार चलाना असंभव था। इसीलिए नीतीश कुमार को उस समय मुख्यमंत्री बनाया गया और बीजेपी ने अपना यह कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया। बीजेपी जानती थी कि अगर नीतीश कुमार को अभी दरकिनार कर दिया गया तो वो विपक्ष के साथ मिलकर भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे। इसके साथ साथ बीजेपी ये भी जानती थी कि अगर सत्ता के शिखर तक पहुंचना है, मुख्यमंत्री पद पार्टी के पास में लाना है, तो बिहार में एक स्वतंत्र और स्थायी रूप से जनाधार भी बनाना होगा। और इसीलिए नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक को भी साधने की रणनीति पर काम शुरू किया गया। उनका जो लव कुश समीकरण है या अति पिछड़ा वर्ग का जो कोर वोट बैंक है, जो नीतीश कुमार के साथ गहराई से जुड़ा हुआ रहा है, बीजेपी ने धीरे धीरे उस तक अपनी पहुंच बनानी शुरू की, जो कि 2020 में नहीं थी। क्योंकि उस वोट बैंक को यह मैसेज भी देना था कि नीतीश कुमार को सत्ता से जबरन बेदखल नहीं किया गया, क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर इस वोट बैंक में यह मैसेज जाता है तो यह वोट बैंक भाजपा से दूर भी हो सकता था। इसीलिए ऐसी परिस्थिति खड़ी की गई कि नीतीश कुमार की सम्मान पूर्वक विदाई हो और वो स्वेच्छा से बिहार की कमान किसी और को सौंपे, ताकि उनका वोट बैंक जो है नीतीश कुमार का, वो आगे भी एनडीए के साथ में इंटैक्ट रह सके। लेकिन 2020 से और 2026 तक परिस्थितियों में काफी बदलाव आया। सीटों के गणित की अगर बात करें तो बीजेपी इस बार 89 सीट्स के साथ में बिहार की राजनीति में पहले नंबर की पार्टी बन गई एक बार फिर से। पिछले चुनाव के अंदर भी जेडीयू पीछे थी और इस चुनाव में भी जेडीयू पीछे है। इसके अलावा कुछ सालों में बीजेपी ने अपने लोकल नेतृत्व को भी बिहार के अंदर मजबूत किया। सम्राट चौधरी को लगातार दूसरी बार डिप्टी सीएम बनाया गया और उन्हें गृह मंत्री अमित शाह ने यह आश्वासन दिया भरी सभा के अंदर कि इन्हें बड़ा आदमी बनाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर सम्राट चौधरी को प्रमोट किया गया पार्टी में नेता के तौर पर। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या यही रही है शुरुआत से, 2001 के बाद से, कि बीजेपी अपने किसी नेता को एक सीएम पद के लायक व्यक्तित्व के रूप में उभार ही नहीं पाई। उस कमी को पार्टी ने पिछले 5 साल के अंदर दूर किया और अपने नेतृत्व को सामने लाना शुरू किया। और इन सब कारणों के चलते हुए समय के साथ नीतीश कुमार की राजनीति में वो पहले जैसी जो वीटो पावर की कैपेसिटी थी वो कम होती गई और बीजेपी के लिए मोलभाव करना बेहद आसान होता गया। बीजेपी का जो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन बिहार रहा है, ये किसी जासूसी फिल्म की तरह रहा है। जैसे इजरायली एजेंसी मोसाद काम करती है कि दुश्मन के खेमे में पैठ बनाती है, उनके लोगों को अपने साथ जोड़ती है, बीजेपी ने भी कुछ उसी तरीके से किया। जानकारों का यह कहना है और राजनीतिक विश्लेषक साफ तौर पे ये कहते हैं कि बीजेपी ने जेडीयू के उन कद्दावर नेताओं को अपने साथ में, अपने संपर्क में लाया जो नीतीश कुमार के बेहद विश्वास पात्र माने जाते थे, और धीरे धीरे उन्हें बीजेपी के रंग में तो रंगा गया, लेकिन पार्टी उनकी जेडीयू ही रही। और यही कारण है कि जब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर सामने आई तो कार्यकर्ताओं ने कुछ नेताओं के नाम लेके उनको गद्दार तक कहना शुरू कर दिया और जबरदस्त तरीके से उनके खिलाफ नारेबाजी की। तो ये बात साबित करती है कि बीजेपी ने जिस तरीके से नेताओं को अपने साथ जोड़ा, उन्होंने सक्सेसफुली ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि अंततः उस माहौल की परिणति नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के साथ होने जा रही है। ये नेता बिहार में रहे तो जेडीयू में, लेकिन काम बीजेपी के लिए करते रहे। और हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का इससे बेहतरीन इस्तेमाल बिहार की राजनीति में पहले कभी नहीं किया गया।
हालांकि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। कई बार सार्वजनिक रूप से भी यह महसूस किया गया कि वो परेशानी में है और उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है जितना कि पहले था। लेकिन पिछले यानी बीते विधानसभा चुनाव में उनकी सक्रियता ने यह बताया कि नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की सभाओं की संख्या तेजस्वी यादव से लगभग दोगुनी रही। वो लगातार बाई कार पूरे बिहार के अंदर चुनाव प्रचार करते रहे, तो उन्होंने अपनी तरफ से यह दिखाने की पूरी कोशिश की कि मैं स्वस्थ हूं। लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद में भी कई ऐसे घटनाक्रम आए जो ये दिखाने लगे कि नीतीश पर अब उम्र का असर होने लगा है। प्रशासनिक स्तर पर उनकी पकड़ भी कमजोर होती हुई दिख रही थी, और यही सब चीजें जो थी ये एक तरीके से ये माहौल बना रही थी कि नीतीश कुमार के लिए अब सीएम पद छोड़ना जरूरी होता जा रहा है। लेकिन बीजेपी को यह पता था कि नीतीश कुमार भले ही कमजोर दिख रहे हो, लेकिन बिहार में साइलेंट वोटर, विशेषकर महिलाएं और अति पिछड़ा वर्ग जो है, उनमें नीतीश कुमार जैसी लोकप्रियता ना तो किसी की थी और ना आज किसी की है। इसीलिए उन्हें सीधे तौर पर राजनीतिक चुनौती देना पॉलिटिकली बहुत गंदा मूव हो सकता है। इसीलिए बीजेपी ने धैर्य के साथ और बड़े समावेशित तरीके से इस अपने अभियान को आगे बढ़ाया। बीजेपी के नेताओं ने पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश की कि नीतीश कुमार थके हुए नेता नहीं है, बल्कि उन्हें सम्मानपूर्वक केंद्र के अंदर भेजा जा रहा है। और ये इसलिए किया गया है ताकि कुर्मी और अति पिछड़ा वोट बैंक जो है नीतीश कुमार का, वो नाराज नहीं हो और वो बीजेपी और एनडीए के साथ में जुड़ा रहे। इसके साथ साथ बीजेपी ने एक महत्वपूर्ण काम और किया कि नीतीश कुमार के हटने के बाद उनके जनाधार को भाजपा की ओर मोड़ने के लिए एक विश्वसनीय चेहरे की तलाश लगातार जारी रही, और ये तलाश जाके अंत में सम्राट चौधरी के ऊपर रुकी, और सम्राट चौधरी फिलहाल डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे हैं। अब अगर मुख्यमंत्री पद के भावी दावेदारों की बात करें तो उनके अंदर सम्राट चौधरी का नाम प्रमुखता के साथ लिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी अक्सर अपने फैसलों से चौंकाती रही है, लिहाजा यह देखना बिहार में भी रोचक होगा कि क्या सम्राट चौधरी और जो अन्य प्रमुख आधा दर्जन दावेदार बताए जा रहे हैं उनमें से ही किसी को कमान मिलती है, या फिर पार्टी एक बार फिर कार्यकर्ताओं के साथ में नेताओं को भी चौंका देती है। कुल मिलाकर ऑपरेशन का पहला चरण पूरा हो चुका है बिहार में बीजेपी के, और नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए, नामांकन हो चुका है। अब इस्तीफा दिया जाना बाकी है, और अब दूसरा चरण ये होगा कि मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार इस्तीफा दें और बीजेपी उनके विकल्प के तौर पर चेहरा घोषित करे। हालांकि सोर्सेज का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार इस बात का दबाव बना रहे हैं कि उनके पसंद के नेता को बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाए, लेकिन बीजेपी ने इससे साफ इनकार कर दिया है। बीजेपी की तरफ से 2 पद डिप्टी सीएम के दिए जा सकते हैं नीतीश कुमार की पार्टी को, जिनमें से एक पद नीतीश कुमार के बेटे को भी मिलना बताया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी ने यह कह दिया है कि अब सत्ता हम हमारे हिसाब से चलाएंगे। तो अगर और कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं होती है तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर बिहार के अंदर पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिलाकर जो नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है, ये उनको पद से हटाना नहीं, बल्कि बीजेपी और एनडीए की तरफ से उनके लिए बिहार से सम्मानजनक विदाई है, ताकि उनके समर्थकों में कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं जाए। राज्यसभा जाने की चर्चा जो है वो नीतीश कुमार के इसी एग्जिट प्लान का हिस्सा है, जिसने नीतीश कुमार का कद भी बरकरार रखा है और बिहार की कमान सीधे तौर पर बीजेपी या उनके द्वारा चुने गए किसी नए नेतृत्व के हाथ में आने की संभावनाओं को भी जिंदा रखा। अब आपको क्या लगता है कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राय से होगा या बीजेपी अपने हिसाब से निर्णय करेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।